अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मेरे जिनीवा में इमरान खान के बेटों के साथ और जुल्फी बुखारी जो कि इमरान खान के ज़माने में इसका एडवाइज़र था, मिनिस्टर की पोस्ट थी उसके पास, और वो इमरान खान का बहुत पुराना दोस्त भी रहा है। ज़ाहिर इमरान खान की सरकार टूटी तो ये लंदन आ गया था और अब मेरी इनसे मुलाकात होती है जिनीवा में। कयामत क्यों टूट पड़ी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पूरे प्रोग्राम करने लगे। दुनिया टीवी ने एक मेरे ऊपर प्रोग्राम किया, पूरा हिस्ट्री मेरी निकाल के कि कहाँ मैं पैदा हुआ, मैंने कहाँ से यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैंने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर मैं बैंक जॉब करने सऊदी अरब, ये मैं शादी की, मैं यूनाइटेड नेशंस किया, और उसमें आधे से ज़्यादा झूठ। भाई आपको अगर नहीं पता तो मैं कोई खुफिया बैठा नहीं हूँ, छुप के नहीं बैठा हुआ, कहीं खुले आम घूमता हूँ, सबके पास मेरे करस्पोंडेंट्स हैं, मुझसे पूछ लो भाई। उसमें बता रहे हैं कि जब 1979 में अल्ताफ़ हुसैन ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई APMSO के नाम से, तो उसका चेयरमैन अजीम तारिक और अल्ताफ़ हुसैन, चेयरमैन शायद अल्ताफ़ हुसैन और अजीम तारिक जनरल सेक्रेटरी थे, और मैं असल में जॉइंट सेक्रेटरी था, लेकिन असल करता धरता मैं था। अब 1979 में मैं 15 साल का था। अभी मुझे पाकिस्तान आए हुए 2 साल हुए थे। हम सऊदी अरब में रहते थे, सऊदी अरब से 77 में हम पाकिस्तान आए थे। मुझे कुछ भी नहीं पता होता था पॉलिटिक्स का या कुछ भी। और यूनिवर्सिटी में एक कराची यूनिवर्सिटी में जब ये और बनती है APMSO, मैंने तो प्राइवेट में मैट्रिक किया है, प्राइवेट में इंटर किया है, प्राइवेट में BCom किया है, लेकिन मैंने मतलब कराची यूनिवर्सिटी में 1983 में एडमिशन लिया था BCom के लिए, लेकिन मैं जाता नहीं था, क्लास एक दिन भी अटेंड नहीं की। मुझे पता ही नहीं है कि कैसी क्लास होती है, क्या है, मैं कैसे वो कर सकता हूँ। फिर अल्ताफ़ हुसैन मुशर्रफ के दौर में जो पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, तो वो स्पीचेस में लिख के देता था अल्ताफ़ हुसैन को। इस हद तक झूठ, ठीक है ना। ऐसी एक मूवमेंट चलाई। अब जैसे ये जो इन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे फैलाया है कि कौन है आरिफ अजाकिया, PTI का बेनकाब चेहरा। आरिफ अजाकिया के खतरनाक बयानिए से PTI खामोश। अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता है, लेकिन रॉ का तनख्वाहदार है, यानी सैलरी लेता है। आलमी सतह पे पाकिस्तान का दुश्मन, रॉ का सबसे खतरनाक हथियार। बलूचिस्तान और KP को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को भारत में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसने अपना दीन बदला, हिंदुस्तानी सिटीजन बन गया और पाकिस्तानी दुश्मनी को अपना ओनली हथियार बनाया। मेरे खिलाफ ऐसी मूवमेंट चलाई है, ये इतने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स की वो बना के उस पर पथराव कर रहे हैं। और ये जो पैनाफ्लेक्स पकड़ के खड़े हैं ना, इनकी ड्रेसिंग और उनकी हालत बताती है कि इनकी तो औकात भी नहीं है कि इतने ये मैं पैनाफ्लेक्स भी बना सकें। इतना पैसा तो इनके पास है नहीं। कंगले कोई भाड़ेदार, दिहाड़ीदार जो होते हैं ना, दिहाड़ी पे काम करने वाले, वो हैं। मेरे तो किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट है ही नहीं, ना कोई मेरा कराची से दोस्त है। लेकिन मेरे ससुराली रिश्तेदार मेरी बीवी को फ़ोन कर कर के क्या भाई इसका पागल हो गया है क्या, इसका दिमाग ख़राब है, और ये और वो। देखें, मैं अब आपको वो पूरी टीवी की जो मेरे बारे में पूरी वीडियोस इन्होंने 10-10, 15-15 मिनट की बना के पेश की हैं, इतनी मेहनत की है बेचारों ने। अब मैं वो सुनाऊंगा, आप लोग बोर हो गए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये नवाज शरीफ जब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना था तो उस वक्त उसने रफ़ीक तारड़ को प्रेसिडेंट बनाया था, और वो शायद इसका बेटा है, नहीं तो भतीजा है। उसने मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी वो हिस्ट्री बताई जो मेरे लिए भी नई थी। काश कि मैं रॉ का जेन्युइन एजेंट होता तो मेरे लिए मुझे खुशी भी होती। लेकिन बहरहाल इमरान खान के बेटों से मेरी सलाम दुआ हुई, जुल्फी बुखारी से बातचीत हुई, मैंने सॉलिडरिटी की।
मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स का और इसका जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो अपने प्राइम मिनिस्टर के दौर में इस्लामोफोबिया और ये सब ड्रामे करता था ना, उसका मैं शदीद मुखालिफ हूँ, मैंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन जब आर्मी से लड़ने की बात आती है तो इमरान खान डट के खड़ा है अब। तो ऐसे मौके पे जो पाकिस्तान की शैतान आर्मी से लड़ेगा ना, तो वो अगर शैतान भी होगा ना, डेविल आसमान से उतर के शैतान भी अगर आएगा तो मैं उससे भी हाथ मिला लूंगा, अगर वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहा है। मेरे खिलाफ मेरी एक पुरानी ट्वीट निकाल के ये अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल आर द ओनली सॉल्यूशन टू एवर लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन एशिया, ये मैंने 2024 में ट्वीट की थी। वो निकाल के मेरी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मेरे इंटरव्यूज जो पुराने हैं वो निकाल के दिखाए जा रहे हैं। अब मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूँ, मुझे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लान तान करने लगे हैं, बड़ा मसला हो गया है हमारे लिए। मुझे एक कराची से, ज़ाहिर है मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी मैं हूँ और उसमें पाकिस्तानियों के भी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो मेरा नंबर तो आसानी से किसी को, एक पाकिस्तानी का फ़ोन आया कि देखें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आप पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक क्यों चले गए? तो भाई साहब, मैं कोई पाकिस्तान दुश्मनी में नहीं गया। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी अब तक नहीं छोड़ी। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुए भी 10 साल हो गए, लेकिन यह कि मैं कभी रिन्यू कराने नहीं गया। लेकिन आफ्टर ऑल आई एम बाय बर्थ पाकिस्तानी, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि मेरे से पाकिस्तानी नेशनलिटी ले सके। और यह है कि पाकिस्तान से मुझे नफरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की जो पाकिस्तान को शिकंजे में जकड़ा हुआ है जिस ग्रुप ने, वो है आर्मी के करप्ट जनरल। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट ग्रुप है वो पाकिस्तान आर्मी है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन, चाहे वो जरदारी हों या शरीफ हों, सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, डाकू हैं। इनसे मुझे नफरत है, इनके सिस्टम से नफरत है। पाकिस्तान तोड़ने की बात मैं क्यों करता हूँ? तो भाई साहब, मैंने बलोचों के साथ 25 साल से मेरी एसोसिएशन है, मैंने बलोच क्वेस को पूरी तरह स्टडी किया है। वो पाकिस्तानी जो ये कहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया है, फलान है, ढुमकान है। अब फ़र्क देख ले बलोचिस्तान और कश्मीर का। कश्मीर में जब पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आर्मी के यूनिफॉर्म उतार के सादे कपड़े में हमला किया था 1948 में, शायद जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कश्मीर के महाराजा हरी सिंह का, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, ऐसे में पाकिस्तान हमला करता है तो कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला खुद जाते हैं दिल्ली और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ इन पाकिस्तानी भेड़ियों से। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मुसलमान था और हमारे साथ जाना चाहता था, मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला भी था। नेहरू साहब ने कहा कि मैं आपकी ऐसे कैसे मदद कर सकता हूँ, हाँ आप एक्सेशन ट्रीटी भारत के साथ साइन करेंगे, आप भारत में शामिल होंगे तो हम आपके डिफेंस की जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी मर्जी से एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिया के आज़ाद होने से 3 दिन पहले, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट था, उसने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। कराची जो कि पाकिस्तान का कैपिटल था, वहाँ पे उन्होंने अपनी एम्बेसी बनाई रियासत कल्लात के नाम से। पाकिस्तान और इंडिया दोनों, इंडिया ने तो नहीं, पाकिस्तान ने खान ऑफ कल्लात से रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। जिन्ना ने, उस पर डिस्कशन चल रही थी और जिन्ना, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो जिन्ना बलोचों का, खान ऑफ कल्लात का वकील था, जो कि ब्रिटिश कोर्ट्स में बलोचिस्तान के इश्यूज़ के डिफेंड करता था खान ऑफ कल्लात की तरफ से, और इतनी लंबी फीसें लेता था कि सोने में तोला गया है जिन्ना को और उसकी बहन को। लेकिन वही जिन्ना खंजर भोंकता है उसकी पीठ में और मिलिट्री भेजता है बलूचिस्तान और गन पॉइंट पे खान ऑफ कल्लात से एक्सेशन ट्रीटी साइन कराता है।
जब कश्मीर की एक्सटेंशन ट्रीटी साइन होती है तो कश्मीर में कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि आप क्यों इंडिया के साथ मिले। वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान के दरिंदों ने जो हमला किया था वो कश्मीरी बहू बेटियों के रेप करते थे, घरों घरों में लूटमार करते थे और उनको अगवा करके लेके गए थे। तो इन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इंडिया का शुक्रिया अदा किया कश्मीरियों ने, कहा आपने हमारी मदद की और हमें बचाया। बलूचिस्तान में बाकायदा प्रोटेस्ट नहीं हुए, बाकायदा मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। खान ऑफ कल्लात के अपने सगे भाई ने पाकिस्तान आर्मी से जंग का ऐलान किया था, वो पहाड़ों पे चले गए थे। तब से आज तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान सिर्फ लूटमार करता है और राइट्स इनको कुछ नहीं दे रहा, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भाई साहब बलोचों को 78 साल से वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब आते हैं इस तरफ, कश्मीर में इंडिया ने डेवलपमेंट वर्क कैसा किया ये दुनिया जानती है। कश्मीर में पॉलिटिकल फ्रीडम है, वहाँ पे बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी जो बैठा है कुत्ते का बच्चा, वो अकबर बुगटी के ज़माने में बलूचिस्तान में एंट्री बैन थी इसकी। बुगटी ख़ानदान उसको नहीं पसंद करता था। आर्मी का एजेंट आर्मी के ठप्पा लेके बैठा हुआ है। और आज तक जितने भी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर आए, कश्मीर में बीजेपी के मुखालिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही हैं, मुफ्ती सईद मेरा ख्याल है होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के जब 89 में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। कश्मीर में टेररिज्म हुई है। इंडिया से आज़ादी की कोई मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट आज़ादी की वहाँ होती है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी हराम कर दी जाए, जैसे बलूचिस्तान में की गई है, वहाँ आज़ादी की मूवमेंट होती है। कश्मीरियों को कभी भारत में उनके रिलीजियस उस पर कोई मसला नहीं हुआ। उल्टा कश्मीरी टेररिस्ट जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आते थे उन्होंने वहाँ से हिंदुओं तक को भगा दिया। कौन सी कश्मीर मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाती, या कौन सा उनको राइट्स नहीं है, उनको जॉब्स मिल रही हैं, पूरे इंडिया में पढ़ने जाते हैं, जॉब्स करने जाते हैं। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कितने कश्मीरी लड़के खेल रहे हैं, वो आज़ादी क्यों मांगेंगे? भारत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, उनकी इंडस्ट्रीज को प्रिजर्व कर रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। ज़फ़रान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की है। तो कश्मीरियों को तो भारत से कोई मसला है नहीं। यहाँ बलूचिस्तान में आज़ादी की एक जेन्युइन जंग है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। इसी तरह केपी की बात करें तो ड्यूरेंट लाइन आर्टिफिशियल लाइन है जो अंग्रेज़ों ने खींची थी। जब अंग्रेज़ कलकत्ता से शुरू हुए थे, जब हमको पता है कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से शुरू किया था, और कलकत्ता से बढ़ते बढ़ते जब पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया तो अटक के पास जहां आज ड्यूरेंट लाइन है, अटक से आगे सॉरी ड्यूरेंट लाइन है, वहां पे आके अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के बादशाह के साथ एक एग्रीमेंट किया कि यहाँ ये लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे है ना कश्मीर की, वो बॉर्डर नहीं है, ऐसे वहाँ पे एक लाइन खींची गई, ड्यूरेंट लाइन। और जब 1947 में पाकिस्तान एक अलग कंट्री के तौर पे निकल के आता है तो अफ़गानिस्तान वॉज द ओनली कंट्री, ओनली मुस्लिम कंट्री जिसने के पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने कहा इसलिए कि भाई ये ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ों तक थी, अब हमारी है, अटक तक हमारा अफ़गानिस्तान है भाई। जो आज का केपी प्रोविंस है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, पठान एरिया है। तो केपी में आपने देखा ही 79 से जो केपी का हाल है, पठान को पूरी दुनिया में टेररिस्ट ब्रांड किया गया, जबकि सबसे बड़ा विक्टिम पठान ही है टेररिज्म का। अफगानिस्तान एक खुशहाल मुल्क था, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहाँ 6 महीने बाद एक प्राइम मिनिस्टर को आईएसआई मरवा देती थी। फिर सोवियत उनकी मदद करने आया अफगानों की, तो सीआईए के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो खेल खेला तो पाकिस्तान के कंगले जनरल डॉलरों में मिलियनर और बिलियनर हो गए। अफगानिस्तान इनकी डॉलर कमाने की एक इंडस्ट्री बन गई थी, जिसको आज तक अफगानिस्तान में इन्होंने अमन नहीं होने दिया।
आज तक एक भी सरकार अफगानिस्तान में चलने नहीं दी, चाहे वो राजा की थी, चाहे वो डेमोक्रेटिक थी, चाहे वो तालिबान की, चाहे वो नजीबुल्ला की, चाहे वो बबरक कारमल की, चाहे वो हामिद करजई की, चाहे वो अशरफ गनी की, किसी गवर्नमेंट को चलने नहीं दी। हर गवर्नमेंट के खिलाफ ये खड़े हो गए, माँ सिवाय 96 से 2001 तक जब तालिबान की सरकार थी, तो पूरी दुनिया के टेररिस्ट वहां पे पाकिस्तान ने जमा किए हुए थे, अलकायदा के और ये और वो। तो तालिबान अच्छे थे क्योंकि उनके इशारे पे टेररिज्म की एक इंडस्ट्री चल रही थी। लेकिन आज तक तो फिर मैं केपी के केस में भी पठानों के साथ खड़ा हूं। सिंध का हाल सबको पता है भाई, पूरे पाकिस्तान को पालता है। पाकिस्तान की टेररिज्म की इंडस्ट्री सिंध के पैसे पे चलती है। सिंध पाकिस्तान का कमाऊ पूत है। सिंध को मिल क्या रहा है? अभी 2 दिन से बारिश हो रही है कराची में, 2 दिन से क्या, कल 2 घंटे बारिश हुई है, पूरा कराची डूबा हुआ है। अर्बन फ्लडिंग पूरे पाकिस्तान के चैनल तक कह रहे हैं। तो भाई साहब जब आप ये हाल करोगे तो मैं सिंध के साथ भी खड़ा हूं, क्योंकि आपने सिंध चोरों डाकुओं के हाथ में किया हुआ है। पाकिस्तान is an exploitator of human rights and one of the biggest culprit in human rights field. Ethnic and religious minorities in Sindh and Balochistan are special target of Pakistan's terrorist army. Involuntary disappearance, inhuman behavior, torture is common practice in Pakistan. The Taliban are creation of Pakistan, and Taliban were created in 1993 by Pakistan army. Entire world was playing a negative role in Afghanistan, but there was one country which played very positive role in Afghanistan, that was India. India was training their civil service, police, making highways, hospitals, schools, and that too without giving any loan. It was a gift by Indian government to Afghanistan. So Pakistan is an exploitator of human rights and one of the biggest culprit in human rights field. Sindh, Balochistan are particular areas of concern for human rights activists. Ethnic and religious minorities in Sindh and Balochistan are special target of Pakistan's terrorist army, Punjabi army. And coming to the Balochistan, तो मैं सिंध के साथ भी खड़ा हूं। तो मैं जो भी आपके सामने, अभी मैंने आपको 1-1.5 मिनट की अपनी पुराने इंटरव्यू की वीडियो दिखाई थी, उसमें क्या गलत कहा था? तो मैं मजबूर होके हालात देख के, भाई बंगालियों ने अलग हुए, एक पाकिस्तानी मुझे आके सामने समझा दे के वो अलग होने की उनके पास जेन्युइन रीजन नहीं था। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था तो 55% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। उनकी ज़बान बंगला थी, लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान की ज़बान सिर्फ उर्दू होगी। उर्दू पाकिस्तान की 5% पॉपुलेशन की भी नहीं थी ज़बान, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में सिंधियों की सिंधी थी, सिंध में किसी को उर्दू नहीं आती थी सिवाय उन मुहाजिरीन के जो आए थे इंडिया से हिजरत करके। बलोचिस्तान में बलोची थी, पश्तो थी केपी में, पंजाब में पंजाबी थी। उधर 55% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, उनकी बंगला ज़बान थी। आपने कहा नहीं उर्दू होगी। उर्दू का मतलब ये कि उनको उर्दू नहीं आती तो फिर सरकारी ज़बान है ना, तो ब्यूरोक्रेसी में बंगाली कैसे आएगा, आर्मी में कैसे आएगा? वहाँ से आपने लूटमार की, उनको राइट्स नहीं दिए। और फिर जब बात आई कि इलेक्शन जीते वो 1970 के इलेक्शन जब जीते, तो आपने उनको सरकार नहीं बनाने दी, तो फिर उनके पास आज़ादी के अलावा रास्ता क्या रह गया था? तो मैं उन पाकिस्तानियों को कहता हूं कि ये जो पाकिस्तान की आईएसआई के जो टट्टू इस वक्त जो मूवमेंट चला रहे हैं, जमाइमा को इसराइल का झंडा पकड़ाया हुआ है, मेरे को इंडिया का झंडा पकड़ाया हुआ है, ये सब झूठ नहीं चलता भाई। जमाइमा ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश मतलब हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है, पढ़ी लिखी है। उसके बच्चों के बाप के लिए वो एक आवाज़ उठा रही है, तो यहूदी एजेंट। मैं पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो इंडियन एजेंट।
अब ये आरिफ अजाकिया से यारी, पाकिस्तान से गद्दारी, लंदन में बैठ के फौज के खिलाफ जहर उगलने वाले के साथ नियाजी ज़ादों की बैठक ने साबित कर दिया कि असल ठिकाना दुश्मन की गोद है। अब आरिफ अजाकिया फौज के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा, सच उगल रहा है। आरिफ अजाकिया सच बता रहा है पाकिस्तान आर्मी की जो करतूत है वो। अब अजीज दोस्तों देखें, पाकिस्तान में गवर्नर सिंध अभी जिसको बनाया गया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। 8 लाख फौज ने 1 इंच जमीन नहीं हासिल किया, 1 इंच, मगर सियासी जद्दोजहद से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे पाकिस्तान को तश्कील दे दिया। तो याद रखिएगा, 1 इंच जमीन कोई मुझे लेके दिखाए, 1 इंच नामुमकिन है, ले ही नहीं सकते। बस दिखाने का एटम बम है, दिखाने के F-16 है, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। 8 लाख फौज ने 1 इंच जमीन नहीं हासिल किया, 1 इंच, मगर सियासी जद्दोजहद से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे पाकिस्तान को तश्कील दे दिया। तो याद रखिएगा, 1 इंच जमीन कोई मुझे लेके दिखाए, 1 इंच नामुमकिन है, ले ही नहीं सकते। बस दिखाने का एटम बम है, दिखाने के F-16 है, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये निहाल हाशमी ये आर्मी को खुल के गालियां दे रहा था, तो क्या ये भी रॉ एजेंट है? आज गवर्नर सिंध बनाए हुए जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, उसने मुशर्रफ के दौर में पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान आर्मी को वो गालियां दी थी जो मैं भी नहीं देता। वो डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है। पीपल्स पार्टी वालों ने बेनज़ीर भुट्टो को जब कत्ल किया था कराची में, तो पीपल्स पार्टी वालों ने पाकिस्तान तोड़ने के लिए निकल गए थे। उस वक्त के मिनिस्टर जो बाद में मिनिस्टर बने, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और पीर मज़र, इनके रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट मौजूद हैं कि हमें पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान तोड़ो। और फिर बाद में इलेक्शन जीते, ज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो की मरने पे सिंपैथी वोट मिला तो जीते, तो जरदारी प्रेसिडेंट बना और जरदारी ने नारा लगाया पाकिस्तान खपे। और ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो होम मिनिस्टर बना था सिंध का, और पीर मज़र एजुकेशन मिनिस्टर बना था सिंध का, उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं कि हाँ हम तो पाकिस्तान तोड़ने निकले थे। बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान की मदद बंद करो, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। नवाज शरीफ का बेटा यूएन में आके स्पीच करके गया है। तो भाई साहब ये सब दूध के धुले हो गए ना। अब मैं भी 94 से यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कैपिटल हिल, कहां जाके पाकिस्तान आर्मी के करतूत दुनिया को नहीं बताए। लेकिन 2005 में मैं मेयर बना और आपने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे पता है कि काफ़ी अड़चनें डाली गई थी कि नहीं ये तो गद्दार है, ये तो बहुत हमारे खिलाफ चला है, इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं बना। तो ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ जब कल मुझे मेरी ज़रूरत होगी और हालात ऐसे हो जाएंगे तो मैं भी इनके लिए दूध का धुला हो जाऊंगा, जैसे अब गवर्नर सिंध हो गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों, इतनी मेरे खिलाफ चीज़ें चलाई जा रही हैं कि मेरे अपने रिश्तेदार तो गायब हैं। इवन कुछ दूर के रिश्तेदार वो खाली फेसबुक पे बहुत पहले से 10-10, 12-12 साल पहले से मेरे साथ फेसबुक पे थे, एज ए फ्रेंड थे। तो मुझे कभी कभी वो कोई पोस्ट करते थे तो मुझे खबर मिल जाती थी कि कोई मामू मर गया, कोई चाचा मर गया, कोई वो छोटी मोटी खबरें मिलती थी। जब से ये मेरा रिलीजन का मसला आया है तब से तो मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा यार मेरे फेसबुक पे किसी की पोस्ट काफ़ी अरसे से रिश्तेदार की नज़र नहीं आई। तो जो 2-3 रिश्तेदार थे मैं उनके पेजेस ढूंढने शुरू किए तो पता चला वो तो मुझे बैन किया हुआ है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो मेरे रिश्तेदारों का तो डर के मारे हाल ख़राब है। मेरी बीवी के ज़ाहिर रिश्तेदारों से उसका कनेक्शन है, तो मेरी बीवी का मेरे कामों से कोई कनेक्शन है ही नहीं भाई, ठीक है ना। वो कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं है। वो एक हाउसवाइफ है, अपना घर चलाती है, बच्चे पाल रही है, ठीक है।
उसके रिश्तेदार फिर उसको फ़ोन कर करके आरिफ तो पागल हो गया है, आरिफ को रोको, आरिफ क्या कर रहा है, तबाही कर रहा है, ये वो। तो भाई साहब आरिफ तो एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। अब 62 साल की उम्र में आप मुझे कहो कि मैं वो रास्ता छोड़ दूं जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में जिस पे चला हूँ, जो सच्चाई का रास्ता है, तो वो मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। मैं तो जिस रास्ते पे हूँ उस पे चलूँगा। पाकिस्तान के कोई भी मीडिया वाले जो मेरे बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो मेरा इंटरव्यू कर लें। मुझे इतने बड़े बड़े मतलब ज्ञानी इंटरव्यू एंकर बैठे हुए हैं, मीडिया की पर्सनालिटीज़ बैठी हुई हैं जिनके जो अपने आप को अरस्तू और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो मेरे साथ दो हाथ कर लें। मैं इनको नंगा ना कर दूं तो मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। मुझे कन्विंस कर लें, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे कन्विंस कर लें बस। ये मेरा केस है जो आपके सामने मैंने पेश किया। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। पाकिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाए, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं कि भारत के साथ जंग छेड़े। जब ये कहते हैं कि टीटीपी और अफगानिस्तान से जो टेररिज्म हो रही है वो भारत द्वारा हो रही है, भारत स्पॉन्सर कर रहा है, भारत सब कुछ कर रहा है, तो फिर समझने की बात यह है कि तुमको अफगानिस्तान के बजाय भारत पे हमला करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी औकात नहीं है। अफगानिस्तान पे जंग करना या कहीं भी जंग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब जैसे मारंग बलोच, यार कोई मान सकता है कि उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक है? अगर एक मिसाल है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पिछले 1-1.5 साल में कितनी खतरनाक एक्टिविटीज कर रही है, तो मारंग तो जेल में और सख्त किस्म की जेल है। ये आम जेल नहीं है जैसी इमरान खान को या जैसी पॉलिटिशियंस को मिलती है जिसमें सारी अय्याशियां हैं। ये ISI कस्टडी में है, इनके सेफ हाउसेज में बंद हैं ये। तो फिर क्यों नहीं रुक रहा काम? अगर मारंग चला रही थी ये सब, ये दूसरी जो लड़कियां हैं डॉक्टर हैं, वो इसमें पढ़ी लिखी हैं, तो फिर इनके घर वाले क्या करेंगे?